तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। मैंने मॉन्स्टर को मार डाला, यानी मैंने राक्षस को मार डाला। एक पत्नी अपने पति का कत्ल करने के बाद एक वीडियो कॉल करती है, और ये वीडियो कॉल किसी और को नहीं, अपनी एक फ्रेंड को करती है। वो फ्रेंड जिनके हस्बैंड एक आईपीएस अफसर यानी एक पुलिस अफसर, और अपनी उसी आईपीएस अफसर की वाइफ को फ़ोन कर वीडियो कॉल पे कहती है कि मैंने मॉन्स्टर को मार डाला। मॉन्स्टर का शब्द, जिसे राक्षस भी कहिए आप, अपने हस्बैंड के लिए यूज़ किया था। पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से, कुछ महीनों से देश भर के अलग अलग जगहों से हस्बैंड के वाइफ का मर्डर या वाइफ ने पति को मार डाला, ऐसी कहानियाँ आप लगातार सुन रहे हैं। लेकिन आज की जो कहानी है, एक वाइफ एक डीजीपी का मर्डर करती है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसी स्टेट का सबसे बड़ा पुलिस अफसर होता है। तो ये कहानी है एक ऐसी वाइफ की जिसने अपने एक्स डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या पुलिस महानिदेशक, उनका कत्ल किया, और कत्ल से पहले और बाद में जो जो किया वो रोंगटे खड़े करने वाली है। ये कहानी है बेंगलुरु की 1981 बैच के आईपीएस अफसर यानी इंडियन पुलिस सर्विस के अफसर ओम प्रकाश की कहानी। ओम प्रकाश बिहार के चंपारण के रहने वाले थे। पढ़ाई लिखाई दिल्ली में की, फिर उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, आईपीएस अफसर बने, कैडर मिला कर्नाटक में वो पहुँचे, और कर्नाटक के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, शहर पर कहीं एडिशनल, फिर एसएसपी, एसपी, आईजी, डीआईजी, इन सब से होते हुए पुलिस फोर्स के सबसे ऊंचे पद पर बैठे, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मार्च 2015 से मार्च 2017 तक, यानी पूरे 2 साल तक वो कर्नाटक के सबसे बड़े पुलिस अफसर थे। एक ऐसा पुलिस अफसर जिसके ऊपर कर्नाटक के हर शख्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, कर्नाटक के हर घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, और उसी शख्स की लाश उसी कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में उन्हीं के घर के अंदर मिलती है। दुश्मन कहीं बाहर का नहीं था, कातिल भी घर का ही था, खुद उनकी अपनी बीवी। बात संडे की, यानी कल 20 अप्रैल। ये जो डीजीपी साहब हैं, इनके बेटे हैं कार्तिकेश। ये कर्नाटका गोल्फ एसोसिएशन में गोल्फ खेलने के लिए गए हुए थे, संडे की छुट्टी थी। कार्तिकेश अपनी वाइफ के साथ बेंगलुरु में ही अलग रहते हैं, और ओम प्रकाश 2017 में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बेंगलुरु में ही एक 3 मंजिला घर बनाया, और वहीं अपनी वाइफ और उनकी बेटी कृति के साथ रहा करते थे। वाइफ का नाम पल्लवी, बेटी का नाम कृति। ओम प्रकाश जी की उम्र इस वक्त 68 साल, 60 साल में 8 साल पहले यानी 17 में वो रिटायर हुए थे। तो इसी बेंगलुरु के घर में रह रहे थे। शाम करीब 5 बजे कार्तिकेश के पास एक नेबर का फ़ोन आता है, और वो बताती हैं कि तुम्हारे फादर का कत्ल हो गया। कार्तिकेश ये सुनकर गोल्फ कोर्स से निकलते हैं घर के लिए, लेकिन इससे पहले 4 से 4:30 के बीच में 112 पर बेंगलुरु पुलिस को एक कॉल आता है। ये कॉल एक लेडी ने किया। लेडी अपना नाम बताती है पल्लवी, और पुलिस से कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड को मार डाला है। क्योंकि हस्बैंड का नाम जब उसने बताया तो बेंगलुरु या क्या कर्नाटक में हर एक कोई जानता था वो नाम, क्योंकि कभी कर्नाटक के सबसे बड़े पुलिस अफसर रहे थे ओम प्रकाश। पुलिस की टीम अब घर पहुंच चुकी थी। इधर कार्तिकेश गोल्फ कोर्स से घर पहुंचता है। जब घर पहुंचता है तो उससे पहले ही पुलिस घर के अंदर थी। इसके बाद लाश को मॉर्चरी ले जाया था, पोस्टमार्टम होता है। अब पुलिस पूछताछ करती है, एक कंप्लेनेंट चाहिए, शिकायत करता, तो कार्तिकेश यानी ओम प्रकाश का बेटा पुलिस में एफआईआर लिखाता है। एफआईआर में उसने कहानी ये लिखाई कि मैं गोल्फ कोर्स गया था गोल्फ खेलने, फ़ोन आया, मैं घर आया तो पुलिस मौके पर मौजूद थी। फिर उसने कहा कि मेरी माँ यानी पल्लवी पिछले कई हफ्तों से मेरे फादर यानी कि ओम प्रकाश को धमकी दे रही थी, धमका रही थी, और इसी धमकी के डर से ओम प्रकाश 1 हफ्ता पहले बेंगलुरु में ही रहने वाली अपनी सिस्टर सरिता कुमारी के घर चले गए थे, और वो वहीं रह रहे थे। पीछे में घर में पल्लवी और उनकी बेटी कृति थी। लेकिन 2 दिन पहले यानी कि फ्राइडे को कृति अपनी बुआ के घर जाती है, ओम प्रकाश से मिलती है और कहती है पापा आप घर लौट आओ। वो फोर्स करती है,
न चाहते हुए भी ऊपरी मन से ओम प्रकाश घर लौट आते हैं फ्राइडे को। उसके बाद सैटरडे बीता, संडे। तो एफआईआर में कार्तिकेश लिखता है कि माँ और उसकी बहन दोनों अक्सर धमकाती थीं, दोनों डिप्रेशन की शिकार थीं। माँ को एक और मानसिक बीमारी थी और मुझे यकीन है कि मेरे पापा का कत्ल इन्हीं दोनों ने किया, यानी मेरी माँ और मेरी बहन ने। अब इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। चूँकि एक्स डीजीपी थे, उन्हें एक सिक्योरिटी मिली हुई थी, लेकिन इत्तेफाक से संडे को कोई सिक्योरिटी नहीं थी। इससे पहले भी कई बार हो चुका था, क्योंकि अब एक रिटायर्ड लाइफ, बुजुर्ग, कोई ऐसा खतरा भी नहीं था। घर उनका प्राइवेट था, 3 मंजिला। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरे सब काम कर रहे थे। पुलिस ने जब चेक किया तो पता चला कि दोपहर से लेकर शाम तक कोई भी बाहरी आदमी इस घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ, न घर से कोई बाहर निकला। यानी घर के अंदर 3 लोग, न कोई गया न कोई आया। फिर पुलिस ने चेक किया तो देखा कि घर के अंदर दाखिल होने के लिए कोई फोर्स एंट्री के भी निशान नहीं मिले, यानी कोई जबरन घुसने की कोशिश करे किसी दरवाजे से, खिड़की से, ऐसे भी कोई सबूत नहीं मिले। कोई सबूत नहीं। घर के अंदर एक लाश और घर के अंदर 2 जिंदा लोग। बेटे की एफआईआर। इसके बाद पुलिस ने अब जब घर पहुंची तो देखा कि लाश ग्राउंड फ्लोर पर डाइनिंग हॉल में है, फर्श पर पड़ी हुई है। डाइनिंग टेबल पर खाने के प्लेट रखे हुए थे। उसी डाइनिंग हॉल में एक कुर्सी पर पल्लवी बैठी थी। फर्श पर उनके हस्बैंड की लाश पड़ी थी, चारों तरफ खून दिख रहा था। फिर पुलिस ने पता किया कि इनकी एक बेटी है, कृति कहाँ है। तो पल्लवी ने बताया कि वो फर्स्ट फ्लोर पर अपने रूम में है। पुलिस की एक टीम ऊपर पहुंचती है, पल्लवी का दरवाज़ा नॉक करती है। पल्लवी दरवाज़ा नहीं खोलती। काफ़ी देर तक पुलिस कोशिश करती है। पल्लवी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। सॉरी, कृति ने, यानी पल्लवी की बेटी ने। आखिरकार थक हार कर जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो पुलिस दरवाज़ा तोड़ती है। कृति अंदर बैठी हुई थी। इसके बाद कृति को बाहर लेकर आती है। पहले घर में ही दोनों से पूछताछ होती है। फिर जब बेटे की एफआईआर की कॉपी सामने आती है, शिकायत सामने आती है, तो देर रात तक फिर पुलिस अब उन दोनों को डिटेन करती है। इसके बाद मंडे यानी आज उनसे कई घंटे तक पूछताछ होती है। पूछताछ के बाद पुलिस माँ और बेटी दोनों को अरेस्ट कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस पूछताछ करते तो पल्लवी कहानी सुनाती है। पल्लवी कहती है कि मेरे हस्बैंड के पास एक पिस्टल और अक्सर छोटी छोटी बातों पर वो मुझसे झगड़ा करते, और जब भी झगड़ा करते मुझे वो पिस्टल दिखाते, मुझे धमकी देते कि तुम्हें गोली मार देंगे। आज भी दोपहर सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, पल्लवी, ओम प्रकाश और उनकी बेटी कृति। डाइनिंग टेबल पर अचानक फिर झगड़ा हो गया। पल्लवी के हिसाब से झगड़े की शुरुआत ओम प्रकाश जी ने की। झगड़ा बढ़ा, उन्होंने फिर पिस्टल निकाली और धमकाया। पल्लवी का कहना था कि फिर उसने सेल्फ डिफेंस में, उसका स्टेटमेंट है, सेल्फ डिफेंस में चाकू उठाकर उन पर हमला कर दिया और इसी हमले में मौत हो गई। ये बयान था। लेकिन पुलिस ने जब पूरी तफ्तीश की तो कहानी कुछ और आई, क्योंकि उस घर से पुलिस को 2 चाकू मिले, 2 नाइफ, दोनों पे ब्लड के निशान थे। एक बोतल भी मिला, शायद उस बोतल से भी हमला किया गया था। पल्लवी का यह बयान था कि यह कत्ल मैंने अकेले किया, इसमें मेरी बेटी कृति का कोई रोल नहीं था। लेकिन पुलिस को शक है कि इस कत्ल में कृति भी शामिल थी। कत्ल के बाद कुछ सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई, क्योंकि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उस डाइनिंग हॉल में ओम प्रकाश की लाश फर्श पर चादर से लिपटी हुई थी, यानी कत्ल करने के बाद चादर से उसको ढका गया था। अब पुलिस मामले की तफ्तीश करती है। जब तफ्तीश करती है और फिर पूछताछ होती है तो इसके बाद एक अजीब सी कहानी सामने आती है। कहानी ये थी कि संडे के दिन 2 दिन पहले लौट कर आए थे ओम प्रकाश अपने घर पर। 20 अप्रैल की दोपहर घर में खाना बना, 2 तरह की मछलियां बनी। ओम प्रकाश जी को मछली पसंद थी। इसके बाद डाइनिंग टेबल पर प्लेट सजाई गई। जिस जगह पर ओम प्रकाश बैठे थे उनके सामने जो प्लेट थी उसमें 2 तरह की वो मछली भी रखी हुई थी। लेकिन जब पुलिस पहुंची और उन तमाम प्लेट्स को देखा तो ऐसा लगा कि किसी ने शायद खाना नहीं खाया था। खाने से पहले ही झगड़ा शुरू हो गया था। पुलिस को बॉडी से और फर्श पर और डाइनिंग टेबल पर चिली पाउडर भी मिले, मिर्चियाँ।
तो पता चला कि जो पूरी कहानी थी वो ये थी कि दोपहर को खाने के दौरान फिर से ओम प्रकाश और उनकी पत्नी पल्लवी में झगड़ा हुआ। इस झगड़े के दौरान अचानक पल्लवी ने मिर्ची का पाउडर उठाया और ओम प्रकाश की आंखों की तरफ फेंक दिया। मिर्ची की वजह से ओम प्रकाश की आंखें जलने लगी। अब उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और इसी दौरान पल्लवी ने चाकू उठाया और पल्लवी ने चाकू उठाकर अंधाधुंध बेतहाशा उन पर हमला करना शुरू कर दिया। कुर्सी पर बैठे ओम प्रकाश तब तक फर्श पर गिर पड़े थे। डाइनिंग हॉल की और टेबल की, प्लेट्स की, सबके वीडियो भी हैं। हालांकि वो बॉडी आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि टेबल पर क्या क्या रखा हुआ, वो सारी तस्वीरें हैं। तो जब वो गिर पड़े तो फिर चाकू से एक के बाद एक 8 से 10 वार किया पल्लवी ने, और ये वार उनके पेट पर करीब 4 वार, सीने पर, गर्दन पर और आर्म पर, बाहों पे 8 से 10 वार। खून बेतहाशा गिर रहा था। ओम प्रकाश फर्श पर पड़े थे। जब 8-10 वार हो गया और पल्लवी को यकीन हो गया कि अब ये बचने की गुंजाइश नहीं है, तब पल्लवी उसी डाइनिंग हॉल में कोने में रखी एक कुर्सी पर, वो कुर्सी भी सीसीटीवी बल्कि कैमरे में है, बैठ गई। वो कुर्सी पर बैठी है। एक्स डीजीपी ओम प्रकाश फर्श पर पड़े हैं, खून से लहूलुहान हैं, तड़प रहे हैं और बीवी उन्हें तड़पता हुआ देख रही है। अगले 15 से 20 मिनट तक पल्लवी उसी कुर्सी पर बैठी रही और उसके सामने ज़मीन पर उसके पति तड़प रहे थे। करीब 15-20 मिनट के बाद जब उसे यकीन हो गया और तड़पना बंद हो गया और उसे अब लगा कि अब ये मर चुके हैं, तो फिर माँ बेटी चादर लाती हैं, चादर को ढकती हैं। क्रूति इसके बाद ऊपर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद अब पल्लवी अपनी एक सहेली को वीडियो कॉल करती हैं। ये सहेली एक आईपीएस अफसर, एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर जो कि ओम प्रकाश के साथ के थे, उनकी वाइफ थी। वो फ़ोन कर कहती है कि आई किल्ड द मॉन्स्टर, मैंने राक्षस को मार डाला। चूँकि वो सहेली अक्सर ये सुनती थी कि पल्लवी अपने पति के लिए मॉन्स्टर शब्द का यूज़ करती हैं, तो समझ गई कि ये किसकी बात कर रही हैं। वो घबरा गई, अपने हस्बैंड को बताया, फ़ोन काट दिया। इसके बाद पल्लवी एक दूसरा कॉल करती है 112 पे। ये 112 नंबर बेंगलुरु पुलिस का था। वो फ़ोन करती है और कहती है कि मैं पल्लवी मिसेज ओम प्रकाश, एक्स डीजीपी ऑफ कर्नाटका के घर से बोल रही हूँ और मैंने अपने हस्बैंड को मार डाला। पुलिस जैसे ही ये फ़ोन सुनती है, फ़ौरन पहले लोकल पुलिस भागती है, फिर वहाँ के कमिश्नर आते हैं, बाद में डीजीपी भी आते हैं जो करंट हैं अभी। वहाँ पहुँचते हैं तो जब ये लोग पहुँचे तब भी पल्लवी उसी डाइनिंग हॉल में कुर्सी पर बैठी थी। चेहरे पे कोई भाव नहीं, कुछ नहीं। पुलिस देखकर हैरान, बहुत ही ब्रूटल तरीके से कत्ल किया गया था। फिर पूछताछ होती है तो पता चलता है कि क्रूति ऊपर है। फिर क्रूति को कमरे का दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकाला जाता है और इसके बाद इन दोनों माँ बेटी को ले जाया जाता है। अब तो ये रही कत्ल की बात। अब यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल था, हर कत्ल में ये ज़रूरी है कि आखिर मर्डर हुआ क्यों, एक पत्नी ने अपने पति का कत्ल क्यों किया। ओम प्रकाश जिनकी शादी को पल्लवी के साथ 40 साल हो चुके हैं, 40 ईयर्स, इन 40 सालों में पति पत्नी साथ रहे और कर्नाटका चूँकि कैडर मिला था तो ये वहीं थे सर्विस के बाद से। 40 सालों में इनको 2 बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। इन्होंने अपना घर बनाया, पत्नी के साथ रह रहे थे। तो फिर ऐसी क्या बात हुई कि दोनों में झगड़ा होता और फिर बेटा कह रहा कि माँ मेरी धमकी दे रही है मेरे पिता को, और इसलिए वो घर छोड़कर अपनी बहन के पास भी गए थे 1 हफ्ता पहले। अब ये मोटिव पता करना था पुलिस के सामने। पुलिस ने जब इनिशियल जांच की और बेटे ने जो बयान दिया कार्तिकेश ने, उसके हिसाब से माँ बेटी दोनों डिप्रेशन की मरीज़ थी। पर डिप्रेशन में ऐसा नहीं होता, तो फिर क्या था। तो इसी दौरान पता चला कि पल्लवी एक और दिमागी बीमारी की मरीज़ थी और इसका नाम है शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें
इस बीमारी के मरीज जो होते हैं वो एक वहम में जीते हैं। उन्हें हर वक्त ये लगता है कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाएगा, कोई मेरी जान लेने वाला है, कोई मुझे मार देगा। एक डर के साए में ये जीते हैं जो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं। और 12 सालों से पल्लवी इसी मर्ज की शिकार थी। अक्सर उन्हें लगता था कि कोई उनकी जान लेने वाला, कोई दुश्मन है, और वो डर के साए में जीती थी। और उनकी नज़र में उनकी जान लेने वाला कोई और नहीं, उनके अपने हस्बैंड यानी कि एक्स डीजीपी ओम प्रकाश थे। एक बार कुछ वक्त पहले वो पुलिस स्टेशन में अपने हस्बैंड के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने गई थी कि पिस्टल दिखाकर मुझे धमका रहे, मेरी जान ले लेंगे। पुलिस वालों को भी पता था शायद उनकी बीमारी के बारे में, या ये भी हो सकता है कि उन्हें ये भी पता था कि एक्स डीजीपी के खिलाफ कंप्लेंट लेकर आई। तो कंप्लेंट तो नहीं लिखा, समझा बुझा कर वापस भेजा। वो मानी नहीं, थाने के बाहर धरने पर बैठ गई। बड़ी मुश्किल से फिर उन्हें घर भेजा गया था। बेटे की कंप्लेंट में भी ये है कि वो अक्सर कहा करती थी, और जो इस हादसे के बाद पल्लवी ने बयान दिया है कि ओम प्रकाश के पास एक लाइसेंसी पिस्टल, और उस पिस्टल को दिखाकर छोटी छोटी बातों पर वो उन्हें धमकाते थे कि गोली मार देंगे। तो अब जब पुलिस के सामने ये मेडिकल रिपोर्ट आई पल्लवी की, जिसमें शिज़ोफ्रेनिया की बात है, तो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट लगभग इसी आलम में होते हैं। तो क्या ये डर, ये खौफ सिर्फ एक वहम था या इसकी सच्चाई थी? और क्या इसी वजह से कि डर की वजह से संडे को कि ये कहीं पिस्टल से गोली ना मार दे, और उस आलम में पल्लवी ने अपने हस्बैंड को मार डाला? एक थ्योरी ये है पुलिस के सामने, इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन इसी बीच एक और थ्योरी सामने आ गई। ये दूसरी थ्योरी है प्रॉपर्टी को लेकर। चूंकि कर्नाटक कैडर मिलने के बाद से अपनी पूरी ज़िंदगी ओम प्रकाश ने कर्नाटक में ही गुजारी, ख़ासतौर पर बेंगलोर में। उन्होंने घर बहुत पहले बना रखा था कि रिटायरमेंट के बाद यहीं रहेंगे। तो एक और उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी बेंगलोर में। लेकिन ये जो बेंगलुरु में प्रॉपर्टी खरीदी, ये उन्होंने अपनी बहन के नाम पर खरीदी, सरिता कुमारी। वो भी बेंगलुरु में रहती हैं, और ये वही सरिता कुमारी हैं जो कत्ल से एक हफ्ता पहले जिनके घर पर जाकर ओम प्रकाश रह रहे थे, क्योंकि उन्हें उनकी पत्नी धमका रही थी जो उन्होंने कहा था। और फिर फ्राइडे को उनकी बेटी उन्हें मनाकर उनकी मर्जी के खिलाफ वापस घर लाई थी, और घर लाने के 48 घंटे के अंदर उनका कत्ल हो गया। तो बेंगलुरु में उन्होंने एक और प्रॉपर्टी खरीद रखी थी, लेकिन ये प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी बहन के नाम पर ली थी। और इसी प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर पल्लवी अपने पति ओम प्रकाश से झगड़ा करती थी, और इस झगड़े में उनकी बेटी कृति भी अपनी मां का साथ देती थी। ये एक झगड़े की वजह थी, एक प्रॉपर्टी। तो पुलिस के सामने दो चीज़ें हैं, दो थ्योरी है। एक कि क्या उस शिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी और उसके डर और उसी के आलम में पल्लवी ने अपने हस्बैंड को मार डाला। दूसरा, क्या ये झगड़ा प्रॉपर्टी का इतना बड़ा था कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को मार दे? हालांकि आज के दौर में लोग 1000 रुपये के लिए भी कत्ल कर देते हैं। अब ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों पहलू है, पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। लेकिन जो पुलिस को एक चीज़ अटपटी लग रही है वो ये कि जिस तरीके से ओम प्रकाश को एक के बाद एक 8 से 10 चाकू से मारा गया, और उसके बाद अगले 15-20 मिनट तक एक पत्नी अपने पति को तड़पता हुआ देख रही है, कुर्सी पर बैठी हुई है, बिल्कुल बेफिक्र, बेखौफ, ये अजीब लगा। तो क्या ये वाकई उस बीमारी का असर था जिसकी वजह से इस तरीके से हुआ, या फिर नफरत की वजह कुछ और है? अब चूंकि एक एक्स डीजीपी का मामला है, शहर के मौजूदा डीजीपी राज्य के वो भी पहुंचे, कमिश्नर भी पहुंचे, इवन होम मिनिस्टर जो हैं इस वक्त वो भी उन्होंने बयान दिया है। और उन्होंने कहा कि असल में जो इस वक्त कर्नाटक के होम मिनिस्टर हैं वही 2015 में होम मिनिस्टर हुआ करते थे, जब पहली बार ओम प्रकाश जी डीजीपी बने थे 2 साल के लिए। तो पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कातिल के तौर पर खुद इकरार जुर्म कर चुकी हैं पल्लवी, जो रिपोर्ट हमारे वहाँ के रिपोर्टर सगई राज ने दिया है। कृति को भी पुलिस को लेकर शक है कि इस मर्डर में अकेले पल्लवी शामिल नहीं है, बल्कि इस मर्डर में कृति ने भी साथ दिया है। और इस शक की वजह एक है कि उस घर से 2 चाकू बरामद हुए, 2 नाइफ, और दोनों पे खून के निशान हैं। तो पुलिस का मानना है कि एक चाकू का इस्तेमाल बेटी ने किया और एक चाकू का इस्तेमाल माँ ने किया। और जब माँ ने पुलिस को फ़ोन किया और उसके बाद उन्होंने बेटी को कमरे में भेज दिया और वो नीचे बैठी रहीं,
तो अगर ऐसा होता और ये थ्योरी क्लियर हो जाती तो इसका मतलब है कि इसमें साजिश का एंगल भी आ जाता है कि माँ कत्ल करके बेटी को बचाने की कोशिश कर रही है, तो इसमें पूरी एक प्री प्लान मर्डर और प्री प्लान साजिश का भी एंगल आ जाएगा। फिलहाल पुलिस दोनों को ही अक्यूज मान रही है, दोनों पे ही शक है। पोस्टमार्टम हो चुका, लाश कार्तिकेश जो उनके बेटे हैं, चूँकि माँ और बेटी तो अब कस्टडी में है, तो कार्तिकेश को ही सौंपी गई है और उन्होंने अंतिम संस्कार भी बेंगलुरु में कर दिया है। पल्लवी और कृति पुलिस की हिरासत में है, उसी कर्नाटका पुलिस की हिरासत में, जिस पुलिस के कभी मुखिया उनके अपने पति और पिता हुआ करते थे। अब इसका मोटिव क्या है, फिलहाल आपको दो ही थ्योरी जो सामने आई वो बताया। अगर इस केस में कुछ और मोटिव निकलता है, आगे जांच जैसे जैसे बढ़ेगी, कोई और इसमें जानकारी आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल ये सब सोचना कहानी में इतना ही। लेकिन कमाल ये है कि एक पता नहीं क्राइम में भी होता है कि एक चीज़ कुछ हुआ तो फिर उसके बाद लाइन लग जाती है। फ्रिज में अगर लाश के टुकड़े रखने थे, लाइन लग गई थी आफ्ताब और श्रद्धा के बाद। बैग वाला तो सिलसिला चलता ही रहता है, बेड में मिली है तो बेड में लाइन लग गई, उसके बाद ड्रम वाला हुआ तो फिर ड्रम की कहानियाँ सब सामने आने लगी। हस्बैंड ने वाइफ को मारा तो हस्बैंड के वाइफ के मारने का सिलसिला चल गया, पत्नी पति को मार रही उसका भी सिलसिला चल गया। लेकिन ये इसलिए हस्बैंड वाइफ या वाइफ हस्बैंड में अलग है कि यहाँ एक वाइफ ऐसी है जिसने सीधे सबसे बड़े अपने पुलिस अफसर एक दौर के, डीजीपी एक स्टेट के, उनको ही मार डाला। पता नहीं हमारा समाज कहाँ जा रहा है। खैर, तो इस कहानी में इतना ही। जो भी अपडेट होगा आगे आपको ज़रूर दूंगा। लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज परीक्षा जैन इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे परीक्षा। और ये भेजा आशु जैन ने है। प्रियान पटेल इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रियान। और ये राकेश पटेल जी के बेटे हैं। इसके अलावा आज रत्ना मित्रा एंड शुभाजीत मोंडल, रत्ना मित्रा एंड शुभाजीत मोंडल, इन दोनों की एनिवर्सरी है। आप दोनों को हैप्पी एनिवर्सरी, रत्ना जी एंड शुभाजीत जी। और ये दोनों ढाका बांग्लादेश से हैं, तो थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए भी। नूतन एंड राज इनका भी आज, इनकी भी एनिवर्सरी है, तो हैप्पी एनिवर्सरी नूतन एंड राज। और ये भेजा है राज नारायण शंकर पांडे ने। साथ ही आज पार्वती एंड मनोज प्रजापति, इनकी भी एनिवर्सरी है। तो पार्वती जी एंड मनोज जी, आप दोनों को भी हैप्पी एनिवर्सरी। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।